नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा, कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, धन को लेकर, कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस किया होगा। हो सकता है अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही आपके जीवन में चल रही ग्रहों की दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार से तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि वर्ष 2022 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस ग्रह का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर हम चर्चा करेंगे माह दिसंबर में वर्ष 2022 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2022 की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी और ओवरऑल देखा जाए तो वर्ष 2022 पिछले वर्ष 2021 और 2020 से बेहतर रिजल्ट देकर गया है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिनमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। तो मैं ये आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो रही है शनि का राशि परिवर्तन। वर्ष 2022 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही वक्री हुए और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए और 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही वक्री रहे। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर 2.5 माह में 2 बार राशि परिवर्तन करे, 29 अप्रैल को और 12 जुलाई को, तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके व्यापार व्यवसाय के मामलों में विशेष उथल पुथल देखने को मिली होगी और वो राशियां जिनके जीवन में शनि की महादशा चल रही थी, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई होगी। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इन 2.5 महीनों में उतार चढ़ाव तो देखने को मिला ही होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई होगी, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, जैसे कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह का कार्य, इस तरह की समस्याएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह घटित हुई 16 जुलाई को। 16 जुलाई से लेकर के और 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में था। शनि और सूर्य आमने सामने एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे थे।
शनि वक्री भी थे और ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य का संबंध शत्रुवत संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से, शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हों तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था तो वह काम भी नहीं बना होगा, उसमें भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और नौकरी प्राप्ति के मामले में भी रुकावट आई होगी। हो सकता है कि आपका सब कुछ फाइनलाइज हो गया हो लेकिन नियुक्ति पत्र ना मिला हो। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, आत्मविश्वास में कमी और माइग्रेन, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि तो पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं, शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य थकान बढ़ी होगी, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आपको गुजरना पड़ा होगा, आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। साथ ही साथ शनि के प्रभाव से आप घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब रोगों से भी ग्रसित हुए होंगे और आपका ज़्यादातर समय इस गोचर काल में अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बीता होगा। अनावश्यक धन की बर्बादी हुई होगी। और तीसरा जो एक और गोचर था जिससे आपको सर्वाधिक पीड़ा हुई होगी, वह थी 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त तक का समय। इस कालखंड में राहु और मंगल का अंगारक योग बना। राहु का गोचर मेष राशि में, मंगल का भी गोचर मेष राशि में, तो राहु और मंगल का अंगारक योग बना। अंगारक योग यानी वो योग जो अंगारे के समान जला करके राख कर देता है। इस योग के बनने से आपके मन में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी, अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी, अनजाना सा भय, डिप्रेशन और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे आप। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी आपके साथ घटित हुई हों, आपका ऑपरेशन भी इस गोचर काल में हुआ हो, या ब्लड से रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में भी आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, अस्पताल के, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे और आपके बने बनाए प्लान्स बिगड़ गए होंगे।
जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी इस गोचर काल में तनाव पैदा हुआ होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। इसके अलावा जो चौथी घटना रही वो रही वर्ष 2022 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण घटित हुए। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को घटित हुआ और सूर्य जब पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि पूरा चराचर जगत पीड़ित हुआ। चंद्र ग्रहण 16 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगा। इन समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। जब चंद्रमा पीड़ित तो आपका मन पीड़ित, यानी आप स्वयं पीड़ित। तो इस तरह से कुछ विशेष कालखंडों की मैंने चर्चा की है और इन कालखंडों में अगर आपके साथ जैसा मैंने बताया वैसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा, खास करके सूर्य, शनि, मंगल, राहु, अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं इस तरह की ज़रूर आई होंगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2022 जाते जाते माह दिसंबर में आपको क्या क्या दे करके जाएगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है वो होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर जो फल कथन किया जाता है वह होती है गोचर कुंडली। तो ये आपके सामने वृषभ राशि के जातकों की दिसंबर 2022 की गोचर कुंडली है। इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण गोचर है देवगुरु बृहस्पति का, जो कि लाभ के भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है राहु का, जो कि विदेश भाव के स्वामी होकर विदेश भाव में ही गोचर कर रहे हैं। राहु विदेश भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य सप्तम भाव में मंगल की राशि में है और मंगल आपके लग्न भाव में है। राशि के स्वामी शुक्र बुध के साथ कुंडली के अष्टम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और शनि कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है और वो है शनि और मंगल का नवम पंचम योग। और ये शनि और मंगल का नवम पंचम योग जो है पूरे दिसंबर में बनेगा, 17 जनवरी तक बनेगा। देखिए, 1 2 3 4 5 शनि से पंचम में मंगल है और मंगल से नवम पर शनि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मंगल कहाँ पर है? मंगल आपके लग्न भाव में है। शनि कहाँ है? शनि नवम भाव, भाग्य भाव में। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। शनि मंगल को एक्टिवेट करेंगे, मंगल शनि को एक्टिवेट करेंगे, तो मंगल भी अपना शुभ फल देंगे और शनि भी अपना शुभ फल देंगे। मंगल आपके लग्न में बैठे हैं, शनि भाग्य भाव में। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर विस्तार से बात कर लेते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न के स्वामी का। लग्न के स्वामी आपके हैं शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में बुध के साथ है और यहाँ पर शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग धन का योग होता है। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आपके घर में वास होगा।
शुक्र धन कहाँ से दिलाएंगे? देखिए, अष्टम में है और सप्तम छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव होता है ननिहाल पक्ष का, तो शुक्र आपको ननिहाल पक्ष से धन दिला देंगे। ननिहाल पक्ष के साथ व्यापार व्यवसाय करेंगे, उसमें आपको लाभ होगा। अष्टम में शुक्र आपको धन कहाँ से दिलाएंगे? गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। तो यहाँ पर आपको वो पैसा जो कि आपने बिना किसी परिश्रम के प्राप्त करना है, वैसा धन आपको मिलेगा। सो कैसे मिलेगा? लॉटरी से मिल सकता है, शेयर से मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से आपको मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं तो आपको पेंशन मिल सकती है, ग्रेच्युटी का पैसा मिल सकता है, बीमे का पैसा मिल सकता है, फंड का पैसा मिल सकता है। और शुक्र विवाह के कारक होते हैं, तो आपका विवाह भी हो सकता है और वहाँ से ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है। अष्टम भाव में शुक्र और गुरु दोनों को शुभ माना गया है और सूर्य पर अष्टम भाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य 16 दिसंबर को यहाँ पे आ जाएंगे। तो अष्टम भाव में शुक्र उत्तम फल देते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है, तो आयु आपको दीर्घायु बनाएंगे और चूंकि छठे के भी स्वामी हैं तो रोगों से भी मुक्ति दिलाएंगे, महाधनी बना देंगे। आप लग्जीरियस लाइफ स्टाइल में जीवन बिताएंगे। हालांकि अष्टम भाव में शुक्र आपको बहुत सारी यात्राएं भी कराएंगे, विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं। अष्टम भाव को मांगल्य या मंगल सूत्र से संबंधित भाव भी कहा जाता है। अगर आप महिला हैं तो विवाह के बाद आपको हर प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। आपके पति धनवान होंगे। विवाह के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार या सरकारी पक्ष से भी आपको धन लाभ हो सकता है। स्वभाव से आप प्रैक्टिकल होंगे, नज़रिया भौतिकतावादी होगा। हालांकि अगर शुक्र के परम मित्र शनि जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, शनि सप्तम अष्टम के कारक होते हैं और अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। शनि कर्म भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव और कर्म भाव दोनों के स्वामी हैं, शुक्र के मित्र हैं। ऐसे में अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, या पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, या फिर ट्रैवल एंड टूरिज़्म के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और प्रचुर मात्रा में आपको धन की प्राप्ति भी होगी। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब का होता है और इसमें भी अगर आपकी रुचि है तो चूंकि यहाँ पर बुध भी हैं तो आपकी बुद्धि को अत्यंत तीव्र करेंगे। आपकी बुद्धि तंत्र मंत्र या ज्योतिष के क्षेत्र में बढ़ेगी। एक और विशेष बात, शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कार्यकाच सो अंतस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत्। अर्थात शुक्र जहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जिस भाव से 12वें पर हैं उस भाव के प्रभाव में भी वृद्धि करेंगे। यानी शुक्र नवम भाव को भी प्रभावित करेंगे। देखिए आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शुक्र नवम भाव से 12वें पर हैं तो नवम भाव यानी भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। अब यहाँ शनि है तो शनि और शुक्र दोनों बहुत गहरे मित्र हैं,
तो इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और जनवरी में शुक्र स्वयं भाग्य भाव में आ जाएंगे। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, और आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं। तो इस गोचर काल में आपका विवाह भी करा देंगे और आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। और संतान की प्राप्ति का प्रबल योग तो यूं भी बन रहा है कि देवगुरु लाभ के भाव में बैठे हैं और देवगुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, तो संतान की प्राप्ति होगी। देखिए, अष्टम भाव खराब भाव माना जाता है। एक आम धारणा है कि छठा, आठवां और 12वां भाव खराब भाव माना जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अब आप देखिए, बुध अष्टम में बैठे हैं और बुध सेकंड हाउस के स्वामी हैं और सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब बुध क्या है? बुध वाणी के कारक हैं, धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो धन आपको कहाँ से मिलेगा? वाणी के प्रभाव से। यानी कि जो जातक वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काउंसलर हैं, शेयर ट्रेडर हैं, चूँकि बुध शेयर मार्केट के भी कारक हैं, शेयर ट्रेडर हैं, शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, तो जो लोग व्यापार से संबंध रखते हैं उन सभी के लिए धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। दूसरी बात, सेकंड हाउस परिवार का होता है। बुध की दृष्टि पड़ रही है, अपने ही राशि पर पड़ रही है, स्वराशि पर पड़ रही है, तो परिवार का विस्तार होगा, परिवार में वृद्धि होगी। सो कैसे होगी? या तो किसी सदस्य की शादी होगी या फिर बच्चे का जन्म होगा। और चूंकि बुध पंचम के भी स्वामी हैं, जहाँ से संतान का विचार किया जाता है, तो विशेष योग बनता है कि परिवार में वृद्धि होने का जो कारण है वह है संतान का जन्म होना। संतान की प्राप्ति हो सकती है। और विवाह का योग तो शुक्र बना ही रहे हैं, गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं। गुरु कन्याओं के लिए, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं। तो कन्याओं के लिए देवगुरु लाभ स्थान में बैठ करके कन्याओं का विवाह करा देंगे, विवाह का योग बनेगा। दूसरी बात, बुध है बुद्धि के कारक, बुध है इंटेलिजेंस के कारक, कौशल के कारक, आपके लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, समझने की क्षमता, और पंचम के स्वामी हैं। तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दिसंबर तो अच्छा है ही, जनवरी तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जनवरी में बुध भाग्य भाव में आ जाएंगे। अब आप सोचिए कि पंचम का स्वामी अगर भाव के नवम में पहुंच जाए, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जाकर के बैठे और वो बुध जैसा ग्रह, तो फिर छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। शुक्र भी साथ में होंगे और शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है। तो दिसंबर और जनवरी का महीना जो है, ये नौकरी की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से दोनों ही महीने अत्यंत श्रेष्ठ फल देने जा रहे हैं आपको। और आपको इस अवसर का, इस ग्रह गोचर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। बस शर्त यही है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या बुध या शनि बलवान स्थिति में हो, और अगर नहीं है तो उनका उपाय कीजिए। और यह भी देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में महादशा या अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। क्योंकि 16 दिसंबर के बाद सूर्य भी आ जाएंगे और इसके बाद जनवरी में भी सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। तो अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी कुंडली में सूर्य या बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, शुक्र या शनि की या बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, और आप पूरा एफर्ट कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिल जाएगी। और चूंकि राहु मंगल की राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो विदेश से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कहने का अर्थ ये है, मंगल क्या है? मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं। आप चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। आप
कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इन सब क्षेत्रों में, आईटी सेक्टर में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको विदेश में अपने प्रदर्शन का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही मिलनी है। बस आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके लग्न में है और लग्न स्वास्थ्य का होता है और 12वें भाव में 12वें के स्वामी हैं। तो अचानक से स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या हो सकती है। खर्च भी बढ़ेंगे लेकिन पैसा भी आएगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मंगल का भी विशेष उपाय आपको लगातार 4 महीने तक तो करना ही पड़ेगा, चूँकि लग्न में है और 12वें के स्वामी हैं। खर्च भी बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। जैसा मैंने बताया, शनि और मंगल का नवम पंचम योग बनेगा 17 जनवरी 2023 तक। शनि से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है शनि। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। शनि मंगल को एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा? मंगल क्या है? मंगल है आपकी ऊर्जा, आपका पराक्रम, आपका साहस। शनि क्या है? शनि है आपकी परिश्रम करने की क्षमता, टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन। जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाएंगे, तो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की ऊर्जा होगी। और चाहे आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हों, चाहे आप मंगल से जुड़े हुए कार्य कर रहे हों, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, मेडिकल सर्जरी में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हों, भूमि भवन से जुड़े हों, वाहन से संबंधित कार्यों में जुड़े हों, किसी भी क्षेत्र में आप हों, मंगल और शनि की ये जो नवम पंचम योग है, ये सफलता के नए नए सोपान, नए नए कीर्तिमान गढ़ने जा रही है। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, गुरु और शनि दोनों ही मार्गी हो चुके हैं। गुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि और गुरु में सम संबंध है, तो हर तरह का लाभ मिलेगा। आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके सपने पूरे होंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है। कोई पुराना सपना आपका पूरा हो सकता है। आपने मकान बनाने का सपना देखा था, शादी ब्याह बच्चों के करने का सपना देखा था, या व्यापार व्यवसाय, कोई भी कार्य, कोई भी इच्छा आपकी इस गोचर काल में ज़रूर पूरी होगी। शनि की सीधी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो बता ही दिया मैंने, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप विशेष तौर पर सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि सूर्य सप्तम में बैठे हुए हैं 16 दिसंबर तक। तो सूर्य के कारण आपके अंदर क्रोध और उग्रता बढ़ेगी, और ऐसे में जो है आप सूर्य का उपाय कीजिएगा और बाकी अन्य ग्रहों का भी उपाय कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके
चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है,
मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।